हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? तो आज मैं आपके सामने हिस्ट्री, ये जियोग्राफी और पॉलिटी सीरीज़ तो हमारी चल रही है। आज मैं आपके सामने इकनॉमी सीरीज़ को चलाने का पहला वीडियो आज आप लोगों के सामने यहाँ पे लाऊंगा। अब यहाँ से बात है पहले कि आप लोगों को याद रखना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे आप किसी JKSSB एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या जो भी ये अकाउंट असिस्टेंट या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, बाकी जितने भी पोस्ट है, अगर आप इसके लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स में आपको डेफिनेटली 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। अब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस इतना ज़्यादा वसी है, वाइड है, कि अगर आप इस वक्त उसको कोशिश करोगे क्लियर करने की तो आप लोग ये चीज़ याद रखना कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आप लोगों के लिए, ख़ास करके जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है स्टूडेंट्स का। तो उनके लिए मैं यहाँ पे अब इकोनॉमी को बहुत ही इजी करने जा रहा हूँ। अब इस इकोनॉमी में हम क्या करने जा रहे हैं, इकोनॉमी में अब हम वीडियोस बनाने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियोस। और जो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियोस दूंगा ये एग्ज़ाम प्रोबेबिलिटी के व्यू से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होंगे। इसके अलावा इसको हम 30 वीडियोस लगेंगे। इसको आप लोगों को ये चीज़ याद रखना होगा, 30 लेक्चर्स लगेंगे हमें, और हम 30 लेक्चर्स में जितने भी इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक्स होंगे, वो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर ला के आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हो तो मेरे साथ और लोग जुड़िए और ज़्यादा बड़ी फैमिली बनिए, ताकि हम एक बहुत बड़ी फैमिली बन के अपने JNK के स्टूडेंट्स को हम कहीं ना कहीं से हेल्प कर सकें। इसके अलावा थ्रू आउट इंडिया भी अगर वीडियो जाएंगे तो दैट इज़ टू गुड, पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारी जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने स्टेट के, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मैं आपको अब कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा। वेयर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने नाम सुना होगा। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको याद रखना होगा। द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो है मुंबई में। आपको याद रखना, मुंबई में इसका रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है। उसके बाद आपको याद रखना होगा कि हमारे पास एक बैंक है एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया। नाम सुना होगा आपने, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंक है। इस एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया का इनिशियल नाम क्या था, इससे पहले एक किस नाम से जाना जाता था? तो इनिशियल नेम ऑफ एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया वाज UTI बैंक। आपको याद रखना होगा, UTI बैंक वाज द प्रीवियस नेम ऑफ एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडिया में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स तो होती रहती है, मगर हिंदुस्तान सबसे बड़ा जो एपिसोड हुआ है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का, वो है कि 14 बैंक्स एक ही साल में नेशनलाइज हुए। वो कब हुए नेशनलाइजेशन? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा, इन विच ईयर द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स टुक प्लेस। इन विच ईयर द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स टुक प्लेस, एंड दैट इज 1969। यू हैव टू रिमेंबर 1969। उसके बाद वी हैव द GST। आपने सुना होगा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो बिल है, ये फर्स्ट टाइम किस स्टेट ने अडॉप्ट किया? इंडिया में GST तो सेंटर ने किया, उसके बाद इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट थी जिसने पहले GST की तरफ अपने आप को डाल के इस चीज को अडॉप्ट किया? दैट इज आसाम। तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम, आसाम इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट अडॉप्ट द GST बिल फर्स्ट। उसके बाद आपने सुना होगा गरीबी हटाओ स्लोगन। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लोगन गिवन बाय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के वक्त में आई थी गरीबी हटाओ स्लोगन। किस साल में ये गरीबी हटाओ स्लोगन आई थी? इट इज 1971। यू हैव टू रिमेंबर 1971, एंड गरीबी हटाओ स्लोगन वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। आपने देखा होगा बैंक, हर बैंक का एक कोड होता है, IFSC कोड। आपने सुना होगा IFSC कोड। आज मुझे आपको बताना है कि फुल फॉर्म ऑफ IFSC कोड क्या है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, द IFSC कोड इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आपको याद रखना होगा। और इसके अलावा आपने देखा होगा 1 रुपी नोट, जैसे कि जितनी भी करेंसी के नोट्स हो, चाहे 500 है, चाहे 100 हो, चाहे 1 रुपीज़ हो, चाहे 10 रुपीज़ हो, इनमें से जितने भी नोट्स है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, वो सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। चाहे 100 रुपीज़ हो, 500 हो, 2000 हो, या चाहे 10 रुपीज़ हो, 20 रुपीज़ हो, ये सारी 50 रुपीज़, ये कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मगर ₹1 का नोट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं बनाता है। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। वो कौन बनाता है? वो बनाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। और इस पे किसका सिग्नेचर होता है? जैसे 500 रुपीज पे होता है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, मगर 1 रुपी नोट पे गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक का सिग्नेचर नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, दैट इज फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। वो 1 रुपी नोट पे जो सिग्नेचर होता है दैट इज फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको पता है कि नीति आयोग जो लाया गया है, नीति आयोग से पहले 5 ईयर प्लान होते थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया टू प्लेस इन 1951।
तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान, उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान, 5 साल, मगर बीच में 3 साल ऐसी गैप रही, कोई 5 ईयर प्लान नहीं रहा, तो उसको कहा गया प्लान हॉलीडेज। आपको बताना है किन 3 सालों में प्लान हॉलीडेज को डिक्लेयर किया गया था, दैट इज 1966 से लेकर 69 तक, आपको याद रखना होगा। उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो पहले से बना हुआ था यहाँ पे, उसमें बहुत सारे गवर्नर्स थे जो ब्रिटिश के थे। उसके बाद आपको इंडिया का पहला रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन बना? दैट वाज सी.डी. देशमुख। यू हैव टू रिमेंबर द नेम, सी.डी. देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जामों में। तो नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन 1949। यू हैव टू रिमेंबर द नेशनल रिजर्व बैंक वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एक पूछा जाता है आपको एग्जाम में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ए बुक। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ बुक वाज रिटन बाय R.C. दत्त। R.C. दत्त इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद ये नीति आयोग जो है, नीति आयोग ने रिप्लेस किसको किया? 5 ईयर प्लान्स को। तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ये पूछा जाता है एग्जाम, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आपने नाम सुना होगा कंट्रोल मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। हु कंट्रोल्ड द कैपिटल मार्केट? दैट इज सिबी, SCBI, सिबी। एंड ये सिबी कब बनाई गई थी? सिबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। सो इट इज द सिबी दैट कंट्रोल द कैपिटल मार्केट एंड दिस सिबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। और ये तो मैंने पहले से पता, नीति आयोग वाज रिप्लेस्ड। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? नीति आयोग ने रिप्लेस किया 5 ईयर प्लान्स को। उसके बाद एक चीज है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको मिलाकर एक ही टैक्स लाया गया, दैट इज कॉल्ड GST। आपको याद रखना होगा, GST इज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट डायरेक्ट टैक्सेस। और GST कहाँ से कहाँ? GST 0 से शुरू होकर इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ, कितना लगेगा GST? दैट इज 28%। यू हैव टू रिमेंबर 28% इज द हाईएस्ट ऑफ GST। कभी कभार किसी प्रोडक्ट पे 28 लगता है, इसके ऊपर नहीं जाता है, 28 इज द हाईएस्ट। तो आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए GST का जो हाईएस्ट टैक्स पेयर है वो कितना, उसको कितना देना पड़ता है? दैट इज 28%। उसके बाद आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है इको मार्क। ये इको मार्क रिलेट किससे करता है? बार बार मैंने एग्जामों में देखा है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स पहले दिए थे तो आपसे पहले, तो मैंने भी देखा ऐसे एग्जाम्स पूछे जाते हैं। तो इको मार्क जो है, इको मार्क किसके साथ रिलेटेड होता है? इको मार्क रिलेटेड गुड्स सेफ फॉर एनवायरमेंट। वो गुड्स जो सेफ होते हैं किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए। तो उनके ऊपर एक मार्क होते हैं, दैट इज इको मार्क। तो इको मार्क के बारे में कल पूछा जाता है, दैट इज गुड्स सेफ फॉर एनवायरमेंट। उसके बाद मैन प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया। जो ये प्लानिंग कमीशन था नीति आयोग से पहले, जो पहला प्लानिंग कमीशन था 5 ईयर प्लान, दैट वाज 1951, मगर बनाया गया कब था? व्हेन वाज 5 ईयर प्लान कमीशन फॉर्मेट? दैट इज 1950। अब आपके पास है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कंट्री की इनकम है। हु एस्टिमेट्स फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम इंडिया? इंडिया में नेशनल इनकम को पहली बार किसने एस्टिमेट किया था? दैट इज दादा भाई नेहरू जी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोबेबली आस्क्ड इन एग्जाम्स। Who is the first person in India who estimates national income? That is दादा भाई नेहरू जी। उसके बाद आपने देखा होगा कि इंडियन रुपीज जो है, इस पे जो वो सिंबल्स है वो डिजाइन किसने किए? ये ऑब्जेक्टिव है। हु डिजाइन द सिंबल्स ऑफ इंडियन रुपी? हु डिजाइन द सिंबल्स ऑफ इंडियन रुपी? दैट इज D. Uday Kumar. You have to remember DUDAY, Uday KUMAR. D. Uday Kumar is the person who designed the symbol of Indian rupees. उसके बाद आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट पब्लिक बैंक इन इंडिया। आपको विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक बैंक इन इंडिया? दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था? एंड दैट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आपको पूछा जाता है, व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? दैट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेटर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपने नाम सुना होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बड़ा ही अहम है। When was Consumer Protection Act introduced in India? This is the most important question asked in exam. When was Consumer Protection Act introduced in India? That is 1986. You have to remember 1986 is the year when Consumer Protection Act was introduced in India. Now next question, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जो हमारे पास वो हंगर इंडेक्स कि कितने लोग भूख से मरते हैं, कितने लोग भूख से परेशान है दुनिया में, वो एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये कौन डेवलप करता है ये रिकॉर्ड? दैट इज इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको याद रखना होगा। हु
डेवलप्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दैट इज इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाउ आपके पास एक प्राइस थ्योरी होती है इकोनॉमिक्स में, प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे आपके पास टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, MICRO माइक्रो एंड MICRO मैक्रो, मगर प्राइस थ्योरी किसके साथ रिलेटेड है? माइक्रो, MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ फादर ऑफ ऑपरेशन व्हाइट फ्लड इन इंडिया, ऑपरेशन व्हाइट फ्लड का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन में जितनी इजाफा होना। जैसे ग्रीन, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया? दैट इज MS स्वामीनाथन। नाउ हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इंडिया? इंडिया में व्हाइट रिवोल्यूशन किसने लाया? व्हाइट रिवोल्यूशन मींस कि यहाँ पे जो रिवोल्यूशन इन मिल्क प्रोडक्शन था वो किसने लाया? दैट was Kiran, Kuran. Kiran is the father of Operation Flood in India, या was the father of milk production in India, या milk revolution in India। उसके बाद परचेजिंग पावर पैरिटी, आपने नाम सुना होगा, PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी इज रिलेटेड टू, ये किसके साथ रिलेट होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी PPP, इट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट। जब हम एक्सचेंज रेट करते कोई चीज डॉलर के साथ या किसी करेंसी के साथ, तो वहां पे हम यूज करते हैं PPP, पावर परचेजिंग पैरिटी। उसके बाद नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया बाय, जो ये नेशनल इनकम इंडिया की होती है उसको जो एस्टिमेट करने की ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन? उसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द एजेंसी, इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द टास्क टू मेजर नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, एंड द चेयरपर्सन ऑफ दिस CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इज प्राइम मिनिस्टर। ये भी आपको याद रखो। ये आज पहली सीरीज थी, पहले ऑब्जेक्टिव्स थे इकोनॉमिक्स के, ये बड़े ही सिंपल ऑब्जेक्टिव्स मैंने लाए थे। पहले तो मैं सिंपल से स्टार्ट करूंगा, सिंपल से आगे आगे जाकर मैं और कम्प्लेक्स की तरफ जाऊंगा, और आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड इकोनॉमी के होंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस करता हूं मैं आप लोगों को वो सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर दूंगा। बस आप लोगों का काम है मेरे वीडियोस के साथ जुड़ के रहना, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा एनलार्ज करना। थैंक्स।